अपने कक्षा 11 में जीव विज्ञान की क्लास के अंदर क्लास 11th जीव विज्ञान की क्लास में अपने अध्याय है वो कौन सा चल रहा है? पहला चल रहा है। मतलब सबसे पहले हमने कौन सा अध्याय स्टार्ट किया है? पहला अध्याय है वो स्टार्ट किया है, जिसका नाम क्या है? जीव जगत। जीव जगत अपने पहला चैप्टर चल रहा है जिसका नाम क्या है? जीव जगत है। और इसके अंदर अपने जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा है? वर्गीकी पदानुक्रम। जो पहले वाली क्लास थी उसी क्लास में से आगे ही अपने इस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। अपने टॉपिक चल रहा था वर्गीकी पदानुक्रम। तो वर्गीकी पदानुक्रम है वो कितने दिए गए? 7। कौन कौन से दिए गए थे? जैसे जगत, ठीक है, उसके पश्चात संघ, उसके पश्चात वर्ग, गण, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। ये 7 दिए गए। कौन कौन से दिए गए थे? जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति, ये 7 दिए गए थे। ठीक है, ये क्या थे? वर्गीकी पदानुक्रम। मतलब किसी भी जीव का जब हम वर्गीकरण करते हैं, जैसे हमने मनुष्य का उदाहरण देके पढ़ा था, तो उसमें ये 7 हैं वो लिखे जाते हैं। ठीक है, इसमें देखो मैंने इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि जाति होता है वो क्या होता है? वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, और जगत है वो क्या होता है? वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई। आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि जाति क्या है, वंश क्या है, कुल क्या होता है, वर्ग क्या होता है, गण क्या होता है, वर्ग, संघ और जगत, ये होते क्या है। इन सब के बारे में हम आज की क्लास में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो अपने को यही याद रखना है कि जाति क्या होती है? वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। जाति क्या होती है? सबसे छोटी इकाई। और जगत क्या होता है? सबसे बड़ा। 2 जातियां मिलकर किसका निर्माण करती है? वंश का निर्माण करती है। मतलब 2 जातियां मिलकर एक वंश बनाएगी। ठीक है, 2 जातियां मिलकर एक वंश का निर्माण करेगी। 2 वंश मिलकर एक कुल का निर्माण करेंगे। 2 वंश मिलकर एक कुल का निर्माण करेंगे। और 2 कुल मिलकर एक गण का निर्माण करेंगे। और 2 गण मिलकर एक वर्ग का निर्माण करेंगे। और 2 वर्ग मिलकर एक संघ का निर्माण करेंगे। और 2 संघ मिलकर एक जगत का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो जैसे जगत के बारे में मैंने बताया कितने भागों में बांटा गया? 5 जगत। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि 2 ही बने। जैसे 2 जाति मिलकर एक वंश बनाए, हो सकता है 5 जाति मिलकर भी एक वंश बना सकती है। जैसे मैंने उदाहरण बताया है कि 2 जातियां मिलकर एक वंश बनाएगी, 2 वंश मिलकर एक कुल बनाएंगे, 2 कुल मिलकर एक गण बनाएंगे, 2 गण मिलकर एक वर्ग बनाएगा, और 2 वर्ग मिलकर एक संघ का निर्माण करेगा, और 2 संघ मिलकर एक जगत का निर्माण करेगा। ये आवश्यक नहीं है कि 2 ही हो, 3, 4, 5, 10, 15 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रक्रिया कैसे चलेगी? ऐसे चलेगी। ठीक है, मतलब जाति, सबसे पहले जाति बनेगी, जाति से वंश बन गया, वंश से कुल बन गया, कुल से गण बन गया, गण से वर्ग बन गया, वर्ग से संघ बन गया, और संघ से क्या बन गया? जगत बन गया। तो ये प्रक्रिया चलेगी। अब हम क्या पढ़ेंगे कि ये होते क्या है। ठीक है, तो ये इतना तो अब पहले वाली क्लास के अंदर हमने पढ़ लिया था। अब आगे अपने को हेडिंग लगाना है। सबसे पहले इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? जाति होती है। सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? जाति होती है। तो हम सबसे पहले अध्ययन भी किसी का करेंगे? जाति का ही अध्ययन करेंगे। मतलब सबसे छोटी इकाई क्या है? जाति है। जाति सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, तो हम भी सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे? जाति का ही अध्ययन करेंगे। देखो, वर्गीकरण की सबसे छोटी और मूल इकाई होती है जाति। क्या होती है? यह है, इसके अंदर लिखना लेना, यह है वर्गीकरण की सबसे छोटी एवं मूल इकाई होती है। तो ये हमने पहले ही पढ़ लिया है कि जाति क्या होती है? सबसे छोटी होती है। और सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? जगत होता है। अब जाति के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी। ठीक है, इसके अंदर देखो जो सबसे मान्यता प्राप्त परिभाषा है जॉन रे। ये क्या है? एक वैज्ञानिक का नाम है। जॉन रे ने क्या किया? 1693 ईस्वी में जॉन रे ने क्या किया?
सन 1693 ईस्वी में जाति की क्या दी, परिभाषा दी। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि वे सब जंतु जिनकी उत्पत्ति एक ही प्रकार के जनक से होती है, एक ही जाति के सदस्य होते हैं। मतलब इनकी परिभाषा क्या थी, इनकी परिभाषा ये थी कि वे सब जंतु जिनकी उत्पत्ति एक ही प्रकार के जनक करते हैं, वे एक ही जाति के सदस्य होते हैं। देखो, वे सब जंतु जिनकी उत्पत्ति एक ही प्रकार के जनक करते हैं, वे सब एक ही जाति के सदस्य होते हैं। मतलब जाति किसको बोलेंगे हम, जिनका जनक एक है। ठीक है, जनक आप लोग जानते हो क्या होता है, जो जन्म देता है उसको हम क्या बोलते हैं, जनक बोलते हैं। जैसे हमारे जनक कौन है, हमारे माता पिता है। ठीक है, तो जिनका जनक एक होता है उसको क्या बोला जाता है, एक ही जाति के सदस्य कहा जाता है। तो ये परिभाषा किसने दी थी, जॉन रे ने। अब आपने को क्या करना है, इससे पहले वाला टॉपिक था वो उतना हो गया, आगे अब हेडिंग लगानी है जाति। ठीक है, और जाति में सबसे पहले यही लिखना है, यह वर्गीकरण की सबसे छोटी और मूलभूत इकाई होती है। इसके बारे में अनेक वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी। जॉन रे ने 1693 ईस्वी में बताया कि वे सब जंतु जिनकी उत्पत्ति एक ही प्रकार के जनक करते हैं, वे एक ही जाति के सदस्य होते हैं। तो ये तो हो गया, क्या हो गया, जाति हो गई। अब देखो आगे, ये तो किसके बारे में हो गया, जाति के बारे में हो गया। अब देखो नेक्स्ट 2 नंबर पे क्या है, वंश। नीचे से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 2 नंबर पे क्या आ गया, वंश आ गया। पूरे ये कितने, 7 हैं। तो वंश क्या होता है, मतलब 2 निकटवर्ती जाति के सदस्य होते हैं। ठीक है, निकटवर्ती या आपसी संबंध करने वाली जातियों के समूह को हम क्या बोलते हैं, वंश बोलते हैं। देखो 2, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम मान रहे हैं, या हम सीधा ये 2 ना लिख के ये लिखें कि निकटवर्ती या वह आपसी संबंध वाली जातियों के समूह को, संबंध वाली जातियों के समूह को वंश कहा जाता है। जातियों वाली निकटवर्ती व आपसी संबंध वाली जातियों के समूह को वंश कहा जाता है। मतलब क्या बना कि 2 या 2 से अधिक जातियां मिलकर किसका निर्माण करेगी, वंश का। कैसे, जैसे मान लो कि 2 जातियां हैं जो आपसी निकटवर्ती है, ठीक है, या उनके मध्य जो संबंध पाया जाता है, तो उससे किसका निर्माण हो जाएगा, एक वंश का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, एक वंश का निर्माण हो जाएगा। जैसे मान लो कि शेर और चीता है, ये दोनों क्या है, अलग अलग जाति के सदस्य हैं। शेर और चीता क्या है, अलग अलग जाति के सदस्य हैं, परंतु इनका वंश पैंथरा वंश ये क्या होता है, एक होता है। कहने का मतलब शेर है, इसकी जाति अलग है, चीता है, इसकी जाति अलग है, लेकिन दोनों में क्या पाया जाता है, निकटवर्तीता तथा आपसी संबंध पाए जाते हैं। इस कारण से ये कौन से वंश में रखे जाते हैं, इनको पैंथरा वंश में। मतलब शेर और चीता दोनों को कौन से वंश में रखा जाता है, पैंथरा वंश के अंदर रखा जाता है। कौन से वंश के अंदर रखा जाता है, पैंथरा वंश में। तो देखो 2 नंबर रीडिंग लगाना है वंश, और वंश में लिखना है कि निकटवर्ती व आपसी संबंध वाली जातियों के समूह को वंश कहते हैं। जैसे शेर व चीता दोनों अलग अलग जातियों के सदस्य हैं, परंतु इन दोनों का वंश एक होता है, पैंथरा वंश होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनके मध्य क्या पाया जाता है, आपसी संबंध पाया जाता है। अब है नंबर 3 कुल, फैमिली। 3 नंबर क्या बन गया, कुल। अब देखो कैसे बनेगा कुल का निर्माण। अब आप परिभाषा खुद बना सकते हो। क्या बनेगा कि 2 वंश है, वंश इससे पहले पढ़ा, तो 2 वंश मिलकर किसका निर्माण करेंगे, कुल का निर्माण करेंगे। तो सामान्य लक्षण
रखने वाले संबंधित वंशों के समूह को कुल कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी कि सामान्य लक्षण रखने वाले वंशों के समूह को कुल कहते हैं, कुल कहते हैं। ठीक है, कुल किसको बोलेंगे कि सामान्य लक्षण रखने वाले वंशों के समूह को कुल बोलते हैं। सामान्य लक्षण रखने वाले वंशों के समूह को हम क्या बोलेंगे, कुल बोलेंगे। जैसे मान लो कि शेर, चीता व बिल्लियां। ठीक है, इनमें क्या पाए जाते हैं, ये सामान्य वंश, मतलब वंशों में क्या पाई जाती है, इनके समानता पाई जाती है। इस कारण से इसको कौन से कुल के अंदर रखा जाता है, इनको रखा जाता है फेलिडी कुल। फेलिडी कुल के अंदर इन सबको कौन से कुल के अंदर रखा जाता है, फेलिडी कुल के अंदर। तो ये भी अपने को उदाहरण लिखना है। 3 नंबर हेडिंग लगानी है कुल। इसमें लिखना क्या है कि सामान्य लक्षण रखने वाले वंशों के समूह को कुल कहते हैं। जैसे शेर, चीता व बिल्लियों को एक सामान्य कुल फेलिडी के अंदर रखा जाता है या कुल फेलिडी के अंदर रखा जाता है। तो ये हो गया अपने नंबर 3। अब है नंबर 4। देखो पहला चैप्टर थोड़ा अलग है, थोड़ा कम समझ में आएगा। आगे के चैप्टर है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ये पहला चैप्टर ये ज़्यादा थ्योरी है। इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा क्या है, थ्योरी है। अब देखो नंबर 4 है गण। इसलिए पहला चैप्टर कम समझ में आए तो इसका मतलब ये नहीं कि बायोलॉजी है वो कम समझ में आ रही है। ठीक है, अगर अच्छी से समझ में आता है तब आप लोग बता देना, नीचे कमेंट कर देना कि भाई अच्छे से समझ में आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो एक अच्छा जो समझने वाला चैप्टर होगा वो हम स्टार्ट करेंगे, जिससे वो चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखो गण किससे निर्माण होगा, कुल से, मतलब कुल मिलकर किसका निर्माण करेंगे, गण का निर्माण करेंगे। तो परिभाषा क्या होगी कि सामान्य लक्षण वाले कुलों के समूह को, परिभाषा क्या होगी, सामान्य लक्षण वाले कुलों के समूह को गण कहते हैं। परिभाषा बन गई इसकी, सामान्य लक्षण वाले कुलों के समूह को हम क्या बोलेंगे, गण बोलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार 4 नंबर हो गया। 5 नंबर क्या होता है, वर्ग होता है। केवल इसकी परिभाषा याद रख लो आप। वर्ग का निर्माण कैसे होगा, गण से होगा। तो एक समान लक्षण रखने वाले गणों के समूह को हम क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। एक समान लक्षण रखने वाले गणों के समूह को क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे, वर्ग कहते हैं। परिभाषा बन गई। उसके पश्चात नंबर 6 कौन सा बनता है, देखो कितना हो गया, 4 हो गया। नंबर 6 बन गया संघ। कौन सा आ गया, संघ आ गया। ठीक है, तो संघ का निर्माण किससे हो जाएगा, वर्ग से हो जाएगा। तो ऐसे वर्ग के समूह एक समान लक्षण रखने वाले वर्गों के समूह को हम क्या बोलेंगे, संघ। परिभाषा लिख लेना कि एक समान लक्षण रखने वाले वर्गों के समूह को क्या बोलते हैं हम, संघ बोलते हैं। तो ये परिभाषा बन गई। ठीक है, समझ में आ गई होगी परिभाषा, बिल्कुल इजी परिभाषा है, सबकी समान परिभाषाएं बन रही है। अब है देखो अंतिम, जो सबसे बड़ा जगत होता है, कौन सा होता है, जगत। सबसे बड़ी इकाई होती है, कौन सी होती है, जगत। और सबसे छोटी कौन सी होती है, जाति। सबसे अंतिम कितने नंबर हो गया ये, 7 नंबर, जगत। किसको बोलेंगे, किससे इसका निर्माण होगा, इसका निर्माण होगा संघ से। मतलब वर्गीकरण पदानुक्रम की सबसे सर्वोच्च इकाई, सबसे बड़ी इकाई होती है या सबसे ऊपर की इकाई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जगत बोलते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर यही लिखना है कि यह वर्गी की पदानुक्रम का सबसे उच्चतर संवर्ग है। यह वर्गी की पदानुक्रम का सबसे उच्चतर संवर्ग है। समान लक्षण रखने वाले संघों के समूह को
जगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघों के समूह को हम क्या बोलते हैं? जगत। तो ये बनानी है अपने को, परिभाषा बनानी है। अब देखो एक पदानुक्रम में बना रहा हूँ, कैसे? जैसे जाति, ठीक है, जाति से किसका निर्माण हुआ? वंश का निर्माण हो गया, ठीक है। वंश से किसका निर्माण हो गया? कुल का निर्माण हो गया। कुल से किसका निर्माण हो गया? गण का निर्माण हो गया, ठीक है। और गण से किसका निर्माण हो गया? वर्ग का निर्माण हो गया। वर्ग से किसका निर्माण हो गया? संघ का निर्माण हो गया। और संघ से किसका निर्माण हो गया? जगत का निर्माण हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ये क्या होती है? सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई होती है। और ये क्या है? सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई। जाति से क्या बनता है? वंश बनता है। वंश से कुल बनता है। कुल से गण बनता है। गण से वर्ग बनता है। वर्ग से संघ बनता है। और संघ से क्या बनता है? जगत बनता है। तो इस प्रकार से इन सब की परिभाषा याद रखनी है और ये कुछ बातें याद रखनी है, जैसे जाति सबसे छोटी इकाई, ये सबसे बड़ा होता है। इसको इसी प्रकार क्रम से सबसे पहले तो ये परिभाषाएं लिख लेना जो मैंने बताई है, जिनमें उदाहरण बताए उदाहरण भी लिख लेना, और उसके बाद में ये बना लेना, ठीक है। ये बन गया। अब देखो ये तो हो गया वर्गीकी पदानुक्रम है उनके बारे में। अब देखो मैंने बताया था वर्गीकरण किसका? मनुष्य का। मनुष्य का क्या बताया था मैंने? वर्गीकरण। नाम क्या होता है पूरा? होमो सेपियंस, ठीक है, बताया था मैंने, याद रखना है। उसके पश्चात आज मैं एक और बता रहा हूं आपको, घरेलू मक्खी का। घरेलू मक्खी का, ठीक है। हमेशा एक एक हम याद करेंगे। मनुष्य का याद कर लिया है, आज हम करेंगे घरेलू मक्खी का। अब देखो घरेलू मक्खी है, घरेलू मक्खी है, उसका यदि हम कहें जैविक नाम क्या होता है? जैविक नाम या वैज्ञानिक नाम हम बोल सकते हैं। तो जैविक नाम इसका क्या होता है? मस्का डोमस्टिका। मस्का डोमस्टिका, ये क्या होता है? इसका जैविक नाम होता है। क्या होता है? जैविक नाम होता है। अब देखो इसका सबसे पहले संघ कौन सा है? सॉरी, इसका क्या बन जाएगा? जगत, ठीक है। तो सबसे उच्च जगत संघ, या इसको हम क्या बोलेंगे? सबसे उच्च जगत में। तो अपने को केवल इनके वैज्ञानिक नाम याद रख लेना आप लोग, ठीक है। आगे जैसे हम पढ़ेंगे तो उनके अंदर इसका वर्गीकरण भी हम पढ़ लेंगे। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम याद रख लेना। आम है, उसका वैज्ञानिक नाम याद रख लेना। तो आम का क्या होता है? मेंजीफेरा इंडिका, ठीक है, मेंजीफेरा इंडिका। और एक नाम याद और रख लेना आप, गेहूं का। गेहूं का होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। ये हो गया इनका वैज्ञानिक नाम। जैसे मनुष्य का क्या होता है? होमो सेपियंस। मनुष्य का क्या हो गया? होमो सेपियंस। मनुष्य का हो गया होमो सेपियंस, ये हमने याद कर लिया मनुष्य का। उसके बाद में घरेलू मक्खी का याद कर लिया, आम का और गेहूं का। ये चारों आप लोग याद कर लेना। अब देखो इस चैप्टर के अंदर एक क्लास और होगी, उसके अंदर हम पढ़ेंगे वर्गीकी सहायक साधन। मतलब वर्गीकी में कौन कौन से साधन होते हैं जो सहायक होते हैं, ठीक है, उनके बारे में एक क्लास होगी। उसके पश्चात जैसे ये चैप्टर आप लोगों के समझ में आ रहा है, आप लोग कितने लोग देख रहे हो, क्योंकि अभी जैसे 12वीं क्लास बायोलॉजी है उनसे के तो बहुत लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ में। अगर 11वीं क्लास के कितने लोग जुड़े हुए हैं तो वो एक बार कमेंट के अंदर बता दें मुझे, जिससे क्या है कि मैं वीडियो है वो अपलोड करता रहूँ, जिससे मुझे भी पता चल जाए कि भाई इतने लोग हैं 11वीं क्लास के मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक क्लास इस चैप्टर की और होगी, वो बाद में होगी, जिसके अंदर ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हो या कितने भी जुड़े हुए हो, चाहे कम जुड़े हुए ज़्यादा जुड़े हुए हो, लेकिन आप लोग बताओगे जिससे मेरे को पता चलेगा कि हाँ आप लोग क्लास देख रहे हो। अगर नहीं देख रहे हो तो उससे क्लास को अपलोड करने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए यदि आप लोग क्लास को देख रहे हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट में करें।